हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 से, जो आपकी क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस बुक का है, रीचिंग द एज ऑफ एडolescence। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि एडolescence क्या होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं, मेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन पहले रेफर करते हैं हम, एडolescence क्या होता है। A age, a age of gradual changes which transform a girl or a boy into reproducing women or men। एक ऐसी एज जहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए जो एक गर्ल को वीमेन में बदल दें या एक बॉय को मैन में बदल दें, उस एज को हम क्या बोलते हैं? एडolescence। एडolescence वो एज है जहाँ पर ऐसे ग्रेजुअल मतलब फास्ट और लार्ज चेंजेस आए जो किसी गर्ल को वीमेन में या बॉय को मैन में चेंज कर दें, उस एज को हम एडolescence बोलते हैं। अब एडolescence जब भी वर्ड आएगा तो आपके माइंड में कुछ इमेज बनेगी, एक ऐसा पीरियड जो जिसमें बॉय किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? मैन में, और गर्ल्स वीमेन में। इसमें थोड़ी माइन्यूट सी चीज़ें आड़ी तिरछी दी हुई हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। वो एक्चुअल टाइम सेविंग भी होगा और हमारा स्टडी इफ़ेक्टिव भी रहेगी उससे। अब देखें कि ये सारे चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, मेल और फीमेल मतलब गर्ल और बॉय के अंदर, वो किस वजह से होते हैं? वो स्टूडेंट्स, इसमें हार्मोन जो होते हैं ये सारे काम करते हैं। हार्मोन play in bringing about the changes that makes a child grow into adult। ये सारा काम हार्मोन्स का होता है। और हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स एक गर्ल को वीमेन में और बॉय को मैन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना? आपने फिल्मों में डायलॉग में सुना होगा कि ये सारा हार्मोनल लोचा है। तो ऐसा ही कोई अगर किसी के अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हार्मोन ज़्यादा वर्क इफेक्टिव करने लगते हैं, मतलब जितना उनका काम है उससे ज़्यादा करने लगते हैं तो भी डिसीजेस हो जाते हैं, और उनसे कम करते हैं तो भी डिसीजेस या माल फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। अब चलते हैं हम एडolescence एंड प्यूबर्टी। अब दो अलग अलग टर्म है, प्यूबर्टी एक अलग टर्म है और एडolescence एक अलग टर्म है। तो पहले हम इसको कंटिन्यू करने से पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स और ऑर्गन। कुछ ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और क्या करते हैं? वो दूसरी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या दूसरे ऑर्गन पे काम करते हैं। जैसे एड्रेलिन हार्मोन होता है, आपने सुना होगा एड्रेलिन हार्मोन जैसे ही किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी मतलब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आपने भागना शुरू किया, तो इस टाइम पे क्या हुआ? एड्रेलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ और उसने कहाँ जाके वर्क किया? उसने हार्ट पे सिग्नल दिया हार्ट को, उस हार्मोन ने, एड्रेलिन ने, तो हार्ट बीट बढ़ी। हार्ट बीट मतलब हार्ट ने तेज ब्लड पंप करना शुरू किया, तो मसल्स की तरफ ज़्यादा ब्लड गया, तो मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिली और मसल्स ने जल्दी काम करना शुरू किया। जब जल्दी काम करना शुरू किया तो आपके लिए बहुत आसान हो गया डॉग से बच के भागना। अब समझ में आया आपको? फिर हम आगे चलते हैं, एडolescence एंड प्यूबर्टी पे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं हम कि एडolescence और प्यूबर्टी क्या है। Puberty is the time in which child's sexual and physical characteristics are mature. It is occurred due to hormonal change. And adolescence is the period between the puberty and adulthood. Puberty, आप ये समझ लें कि puberty एक starting point है, एक ऐसा starting point है या phase है कि आप ये एक सिंपल वर्ड में ये समझ लें कि प्यूबर्टी के ही अंदर क्या आता है? एडolescence आता है। प्यूबर्टी मतलब वो स्टेज जहाँ से बॉडी में थोड़े माइन्यूट चेंजेस शुरू हो गए हों, जो उसको क्या बना रहे हों? वीमेन या मैन की तरफ बना रहे हों। बॉय होगा तो मैन बनेगा और गर्ल होगी तो वीमेन बनेगी। तो
इसको बनाने वाले जो हार्मोन्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो गए, मतलब वो काम करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी एज को प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी के अंदर बहुत से फेजेस होते हैं, हमें यहाँ नहीं डील करना उसमें। प्यूबर्टी में जो स्टूडेंट्स एक मेजर फेज आता है जिसको बोलते हैं एडolescence। इट इज़ अ मेजर पीरियड बिटवीन द प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। एडolescence जो फेज़ है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। इसमें बहुत ग्रेजुअल और लार्ज चेंजेस होते हैं जो कम्प्लीटली एक बॉय को मैन बना देते हैं और गर्ल को वीमेन बना देते हैं। और ये एडolescence कब आता है? अडल्टहुड से पहले आता है, जब तक कि सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वेल डेवलप ना हो जाएं और गर्ल है या बॉय है वो ट्रांसफॉर्म होकर मैन या वुमेन ना बन जाए। तब तक क्या होता है? तब तक ये चेंजेस कंटिन्यू करते हैं और इस एज को क्या बोलते हैं? एडolescence, है ना। तो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। ये सारे चेंजेस जो बॉडी में टेक प्लेस कर रहे हैं ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ ग्रोइंग है। अब देखते हैं, हम इस पिक में देखते हैं कि बर्थ होती है इंसान की, प्री बर्थ, उसके बाद इन्फेंसी मतलब वो माँ के गोद में रहता है, फिर वो ज़मीन में चलना शुरू करता है, चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड के बाद एडolescence आता है, एडolescence के बाद क्या आता है? अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड आ जाता है, अर्ली अडल्टहुड, फिर मिडिल एज आती है, फिर लेट अडल्टहुड आता है। लेट अडल्टहुड को आप क्या बोल सकते हैं? लेट अडल्टहुड को आप ये बोल सकते हैं कि इनकी डूबती हुई जवानी है। क्या? डूबती हुई जवानी। और अर्ली अडल्टहुड को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हाँ, इनकी जवानी का सूरज उग रहा है। मतलब अडल्टहुड ये जवान हो रहे हैं, लेट अडल्टहुड बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, फिर एंड ऑफ द लाइफ मतलब बुढ़ापे की तरफ, और फिर डायरेक्टली डेड, काम ख़त्म और शर्मा जी चले गए दुनिया से। तो ये चीज़ समझने की है कि हमारे साथ क्या क्या फेसेस आते हैं, कि हम प्यूबर्टी कब होती है, प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी एक स्टार्टिंग होती है जिसमें माइनर चेंजेस आते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के अंदर एक ऐसी फेज़ होती है जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के अंदर भी एक क्लास है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है पूरे स्कूल में, वो है 12th क्लास, और वो क्योंकि बोर्ड क्लास होती है या 10th क्लास। वैसे ही प्यूबर्टी के अंदर एक एडolescence एक ऐसा फेस है जो खुद में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। फिर आगे चलते हैं हम। ग्रोइंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोइंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड when the body undergoes changes leading to a reproductive maturity it is called adolescence। जब भी बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस आए, अंडरगोस करे, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या करे? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन करे। जब भी बॉडी के अंदर बड़े बड़े चेंजेस आए, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन हो, तब उसको क्या बोलते हैं? हम एडolescence बोलते हैं, है ना। इस फेज को जब ये हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडolescence। एडolescence बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड अप टू 18 और 19 ईयर। 11 साल से कंटिन्यू होता है एडolescence और 18 से 19 साल तक ये चलता है। 18 से 19 साल तक चलता है तो मतलब ये सारा एज किस में काउंट होता है स्टूडेंट? ये सारा एज एडolescence में काउंट होता है। Since a period cover 13 to 18 or 19 of age, adolescents are also called teenager। ये क्या होता है? टीनेजर्स उनको बोलते हैं जो 13 से 18 या 19 के हो, या 11 से 18 या 19 के बीच की एज को टीन एज बोलते हैं। और इनमें इनसे गुजरने वाले, इनसे पासिंग होने वाले गर्ल और बॉय को क्या बोलते हैं? टीनेजर। क्या बोलते हैं? टीनेजर। In girl, adolescence may be begin a year or a 2 year earlier than boys। जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर adolescence क्या होता है? 1 या 2 साल पहले, year और 2 year earlier than boys। गर्ल्स के अंदर adolescence जो होता है 1 या 2 साल पहले आ जाता है as comparison to boys। The period of adolescence varies from person to person। अब हो सकता है कि किसी में एडolescence देर से आया और किसी में एडolescence जल्दी आ गया। तो एडolescence जो होता है वो वेरी करता है
कि किसी में मंथ में, ज़्यादा नहीं कि एडल्सेंस किसी में इतना वेरी कर गया कि किसी में 6 साल का हो गया और किसी में 2 साल का, ये नहीं है। हमें ये समझना है कि मंथली वेरी कर सकता है, कि 1 महीने का फ़र्क हो सकता है, 1 साल का भी फ़र्क हो सकता है, मैक्सिमम 1.5 साल का फ़र्क हो सकता है। तो एडल्सेंस जो है वो मंथली वेरी करता है, लेकिन इतना भी वेरी नहीं करेगा कि एडल्सेंस ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्सेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं हमें कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। द मोस्ट important changes which make the puberty is that a boy and girl become capable of reproduction। सबसे पहली चीज़ जो बॉडी के अंदर होती है प्यूबर्टी की वजह से वो ये होती है, स्टूडेंट्स की बॉय और गर्ल कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। प्यूबर्टी एंड व्हेन द अडल्टेंट रीचेस मैच्योरिटी, है ना। अब ये समझें कि प्यूबर्टी कब ख़त्म होता है। प्यूबर्टी स्टूडेंट्स जब ख़त्म होता है जब क्या हो, जो एडल्सेंट्स हैं, मतलब जो टीनेजर हैं, मतलब जो गर्ल और बॉय एडल्सेंस की एज में से पास कर रहे हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें से क्या ख़त्म हो जाता है? प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है। प्यूबर्टी का स्टार्ट कहाँ होता है? जब छोटे छोटे चेंजेस बॉडी में आना शुरू होते हैं जो गर्ल को वीमेन और बॉय को मैन की तरफ ले जा रहे हों, तो इनको हम स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। लेकिन एडल्सेंस वो एज होती है प्यूबर्टी के अंदर जिसके अंदर बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, मेजरेबल, कंपैरेबल एज द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेजर एडवांसेस। बॉयज़ में क्या होता है? मस्टेचेस आ जाना, मूंछें आ जाना, बियर्ड आ जाना। गर्ल्स में भी जो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे बॉयज़ में ब्रॉड शोल्डर होते हैं, है ना। वैसे ही वेरियस टाइप के चेंजेस होते हैं किसमें? बॉयज़ और गर्ल्स में जो मेजरेबल होते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चेंज एट प्यूबर्टी। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं प्यूबर्टी में, तो हम उनको देखेंगे। इंक्रीज इन हाइट, द कॉन्शियस चेंज conspicuous change during the puberty is the sudden increase in the height। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आता है प्यूबर्टी के टाइम पे वो इंक्रीज़ इन हाइट होता है, क्योंकि जो वीमेन है, सॉरी गर्ल और जो बॉय हैं, उनकी आर्म्स की लेंथ बढ़ रही है, आर्म्स की लेंथ बढ़ रही है और बोन की लेंथ बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ, है ना। और एक एक्टिविटी दी है यहाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्टिविटी में कुछ नहीं करना। एक्टिविटी में आपको हाइट परसेंटेज निकालना है। मतलब आप अगर 10 साल के बच्चे की हाइट ले रहे हैं तो 10 साल के बच्चे की कितनी हाइट होना चाहिए उसको नीचे लिखेंगे, और आपके बच्चे की जिसकी आप मेजर कर रहे हो उसकी हाइट ऊपर लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट परसेंटेज निकल जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो बच्चा है या आपका जो फ्रेंड है उसके अंदर कितनी हाइट की कमी है, कितनी उसकी हाइट होना चाहिए थी और कितनी है। मतलब 80% है, मतलब 20% गायब है, 20% इनको हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप समझ सकते हैं इसको, और उसको इस हिसाब से आप ग्राफ में प्लॉट कर देंगे कि इस एज में इतनी उम्र होना चाहिए लेकिन बच्चे की इतनी है, इस एज में इतनी उम्र होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 फुट होना चाहिए थी 10 ईयर्स की में, मतलब 1.2 मीटर होना चाहिए थी अगर उसकी उम्र 15 ईयर्स है, लेकिन क्या थी 1.2 की जगह क्या थी 1 थी। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 to 5% का चेंज आ रहा था बॉडी में। Initially, girls grows faster than boys, but about 18 years of age, both reach the maximum height, है ना। हमने ये सुना है कि गर्ल्स फास्ट ग्रो करती हैं एज कंपैरिजन्स टू बॉयज़, लेकिन 18 साल की उम्र में दोनों के अंदर मैक्सिमम हाइट आ जाती है। किसके अंदर?
चाहे गर्ल्स हों, वेदर दे मे बी गर्ल्स और वेदर दे मे बी बॉयज़, 18 ईयर्स की एज में दोनों के अंदर मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाती है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, दिस इज़ बिकॉज दैट हाइट डिपेंड ऑन द जीन इनहेरिटेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो हमने पढ़ा है कि जो आपके हेयर्स के कलर्स हैं, आइज़ की प्यूपिल्स के कलर्स हैं, ब्लू आइज़ हैं, पिंक आइज़, जो भी एक्सेट्रा, ब्राउन आइज़, डीप ब्लू आइज़, इन सब के पीछे किसका योगदान होता है? आपके पेरेंट्स का। आपके पेरेंट्स के जीन रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं जो आप तक ट्रांसफ़र हुए, मतलब हाइट भी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के जीन्स पे रिस्पॉन्सिबल हुई होगी, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट अ राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। अब बताएं, आप अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसको राइट अमाउंट ऑफ ग्रोइंग मटेरियल चाहिए रहेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी, हम जब एडल्सेंट फेज में होते हैं तो हमें क्या, आप भी क्या हैं, एडल्सेंट स्टेज पे हैं, तो आपको राइट अमाउंट में बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को जो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, वो आपको राइट डाइट में ही मिलेंगे, है ना। आप सोचते हो एक बर्गर खा लिया काम हो गया, है ना, पाव भाजी खा ली काम हो गया। इसलिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, है ना। और मीट हुआ, और फॉर एग्ज़ाम्पल मटन, चिकन, ये जो प्रोटीन सोर्सेस हैं उनको भी रेफ़र करना चाहिए। मिल्क ज़्यादातर जो एक बैलेंस डाइट की तरह बिहेव करता है। फिर हम एक और चेंजेस देखते हैं जो प्यूबर्टी में आता है, चेंज इन बॉडी शेप। बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, वाइड चेस्ट। क्या हो जाते हैं, लड़कों के कंधे, जो बॉयज़ हैं उनके ब्रॉडर शोल्डर्स हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, छाती 56 इंच की हो जाती है, मोदी जी की तरह। दिस इज़ बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में चले जाते हैं। व्हेन द शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स अ वाइडर, मतलब उनके एब्डोमेन का जो पार्ट है वो वाइडर हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ अ बॉडी ग्रो मोर प्रीडोमिनेंटली देन द गर्ल। जो बॉयज़ की मसल्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि ज़्यादातर मेहनत मजदूरी के काम, हार्ड वर्क जो हैं, लेबर इन्वॉल्विंग जो वर्क हैं, वो सारे कौन करते हैं? वो सारे के सारे आपके मेंस करते हैं, इसलिए इनकी मसल्स ज़्यादा डेवलप होती है। अब जो प्यूबर्टी में वॉइस में चेंज आता है वो भी हम नोटिस करेंगे। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो एंड बॉय डेवलप्ड अ लार्जर वॉइस बॉक्सेस। अब क्या होता है, वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स या थ्रोट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एडम्स एप्पल बोलते हैं, वो डेवलप करता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन अ बॉय कैन बी सीन बाय द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट, और ये आसानी से आपको दिख जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल, और लड़कियों में ये विजिबल नहीं होता क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है। गर्ल्स की आवाज़ क्या होती है, हाई पिच की होती है। गर्ल्स हैव स्मॉल साइज, गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, बॉयज हैव डीप वॉइस। कैसी डीप वॉइस, है ना। मसल्स ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, अगर किसी की मसल्स वॉइस बॉक्स की ज़्यादा ग्रो हो जाएं, हार्ड हो जाएं, तो आवाज़ किसकी तरह हो जाती है, हॉर्श की तरह। मतलब आप समझ ले कि आवाज़ किसकी तरह निकलेगी हमारी, इनको तो जानते हो, तो इन्हीं की तरह हमारी आवाज़ हो जाएगी अगर क्या हो जाएगा, द मसल ऑफ द ग्रोइंग हॉर्स वॉइस बॉक्सेस गो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ वॉइस बिकम हॉर्श। अब ये देख सकते हैं हम, एडम्स एप्पल ऐसा दिखता है कुछ। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो हमें ऑब्जर्व होती है। द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट मतलब वो ग्लैंड जो पसीना रिलीज करते हैं, स्वेट, और दूसरे सेबेशियस जो ऑयल रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेज। प्यूबर्टी के टाइम में स्वेट का रिलीज होना और सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल का इंक्रीज होना बढ़ जाता है, और इसकी वजह से बहुत से यंग्स में मुहासे एसेंस हो जाते हैं, है ना। और क्या होते हैं, और पिंपल्स हो जाते हैं, एसेंस एंड पिंपल्स।
पिंपल्स मतलब कीले होती ना, अब तो ये समझ लें, है ना। एक्न बोलते हैं, एक्न, है ना। हिंदी में आप इसको मुहासे बोलते हो। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। दूसरी चीज़ होती हैं पिंपल्स, जिनको आप कीले बोलते हो। क्या बोलते हैं हिंदी में हम? कीले पड़ गई हैं ना, मम्मी को सुना होगा कभी घर में बोलते हुए फेस में। और ऐसा आप इसको एक्सक्यूज़ करते हो पिंपल्स के अंदर, तो वाइट वाइट आपको सेबम निकलता हुआ दिखता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड ऑफ स्किन। ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो स्किन के ऊपर ग्लैंड है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही काम अपना जिम्मेदारी से करना शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं जो प्यूबर्टी में होती है स्टूडेंट। डेवलपमेंट्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। प्यूबर्टी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिक्स और पेनिस डेवलप हो जाता है कंप्लीटली। टेस्टिस बिगन टू ग्रो and begin to produce sperm, and in girls the ovaries enlarge and begins the egg begin to mature and also ovaries start releasing eggs। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और लास्ट चीज़ हम और कंसिडर करते हैं जो प्यूबर्टी में होती है, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलसेंस जो होती है मोर इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ कॉन्शियस। एडोलसेंस में जो स्टूडेंट पास आउट होता है वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और ये सोचता है कि अरे मैं ऐसे कपड़ा, अब मैं ऐसे क्लोथ पहन के पार्टी में जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। कंसीडरेबल टाइम इन थिंकिंग, ज़्यादातर समय किस में गुजारता है? पास आउट करता है सोचने में। टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। और यही वो एज होती है जिसमें ब्रेन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी क्या होती है? लर्न करने की। समटाइम्स हाउएवर द एडोलसेंट्स में फील इनसिक्योर ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और बहुत टाइम पर एडोलसेंस फेस क्या होता है, बॉडी और माइंड में बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते और उनकी लाइफ ज़्यादा सिक्योर नहीं हो पाती, है ना। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और आखिर क्या है। ऐसे मतलब होते ना, डिलेमा में चले जाते हैं कि इसके बाद क्या होगा और इसके बाद ऐसा होगा। तो हम फिर चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर। अब चलते हैं टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे प्रोड्यूस द गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और ओवेरीज ओवा प्रोड्यूस करते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, है ना। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी के अंदर। एंड बॉयज बिगिंस टू ग्रो द फेशियल हेयर्स, बॉयज के अंदर बियर्ड और मस्टैचेस ग्रो हो जाती हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल फ्रॉम द फीमेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करने में, मतलब मेल के झुंड में से फीमेल को निकालने में और फीमेल्स के ग्रुप में से मेल को निकालने में आपको मदद करते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। मतलब आप किसी जगह खड़े होकर आप बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल, बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। The boys also develop the hair on the chest. In both boys and girls, hair grow under the arm. Under the arm hairs grow होते हैं और thighs में, above the thighs और the pubic region में hairs की growth होती है। अब फिर हम चलते हैं the changes which occur at the adolescence are controlled by the hormone। हमने ये अच्छे से देखा है कि हार्मोन इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है और ये सारी प्रोसेसेस को करने में मदद करता है। हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर द सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो हमारे लिए ये जो नई टर्म है एंडोक्राइन ग्लैंड, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। द ग्लैंड दैट मेक्स अप द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस द केमिकल मैसेंजर called a hormone that travels through the blood to the other part of a body. It is an important endocrine gland, include pituitary gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland. बहुत से ऐसे ग्लैंड हैं स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगह रह रहे हैं। वो अपने केमिकल्स या हार्मोन्स जो बनाते हैं वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली उसको ब्लड में रिलीज कर देते हैं।
ब्लड से होता हुआ एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है ना। यहाँ पर एडर्नल ग्लैंड देखो एग्जाम्पल दिया है ना, एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। ये रिलीज करता है एक हार्मोन को, एड्रेलिन को, ब्लड के अंदर, और एड्रेलिन ब्लड के अंदर से जाके स्टूडेंट्स कहाँ काम करता है, हार्ट के ऊपर। कहता भैया कुत्ता पीछे पड़ गया, जल्दी से हार्ट बीट बढ़ाओ ताकि मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी, और हमें दौड़ना शुरू करना है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो बहुत अलग अलग जगह लोकेटेड होते हैं और इनका हार्मोन क्या इनडायरेक्टली पहुंचता है दूसरे तरीके से उन जगहों पर जहां पर इसकी ज़रूरत है। रिलीज ये ब्लड में होता है, काम जाके हार्ट में करता है, और खुद एडर्नल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी राइट किडनी के ऊपर, है ना। अब देखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड दैट secrete a substance on a epithelial surface or by the way of duct. Example of these exocrine gland are sweat, salivary, mammary, lacrimal, sebaceous, है ना, प्रोस्टेट एंड म्यूकस। बहुत से ऐसे ग्लैंड हैं जो अपना सारा का सारा सिक्रीशन जो है वो कहाँ कर देते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर कर देते हैं। मतलब इनके अंदर पाइप्स मौजूद हैं, मतलब इनके पास खुद का रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर इनके हार्मोन्स का काम है ना। आप ये समझें कि सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है उसमें माइन्यूट माइन्यूट पाइप होते हैं जो आपके कहाँ, आपकी टंग के नीचे, आपके गम्स या मसूड़ों के आसपास रिलीज होता है। वैसे ही क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो है, या प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, या मेमरी ग्लैंड जो है, इन सब में एक पाथवे, एक रूट, जिसको आप बोलते हैं ना एक रूट, या आप बोल सकते हैं एक पाइप प्रेजेंट है जो इनके सिक्रीशन को, इनके हार्मोन्स को वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक इनकी ज़रूरत है। जैसे मेमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है तो उनके अंदर बहुत सी कैपिलरीज पाइप्स हैं जिसमें मिल्क भर जाता है, और जब चाइल्ड बेबी फीड करता है, सक करता है, तो वो मिल्क उसकी बॉडी में चला जाता है माउथ के थ्रू, और उसको वो डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंपल है ये। तो हमें क्या समझ में आया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, आगे अगर हमें आएगा तो हम इसको डील कैसे करेंगे ये हमें समझना है। The male hormone on testosterone begins to release by the testes at the onset of puberty. Male hormone जो टेस्टोस्टेरोन है ये रिलीज़ होने लगता है जैसे ही प्यूबर्टी चालू होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से चेंजेस आते हैं। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर होता है। प्यूबर्टी रीच्ड इन अ गर्ल, ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। जैसे भी प्यूबर्टी रीच होती है तो गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है जो ब्रेस्ट को डेवलप करता है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड मतलब मेमरी ग्लैंड को डेवलप करता है। प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर हार्मोन इज कॉल्ड पिट्यूटरी, अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन विच आर सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया। ये सारे हार्मोन्स को इन सारे हार्मोन को भी एक या दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और वो हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये देखें, ये ऊपर माइंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके नीचे आपको एंटीरियर पिट्यूटरी दिख रहा है। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH एंड LH हार्मोन रिलीज़ हो रहा है स्टूडेंट। FSH LH हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा है वो पहला तो फीमेल ओवरीज में काम कर रहा है और दूसरा मेल टेस्टिस पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट डायग्राम था इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, लेकिन आप ट्राई करें उसको पॉज करके तो आपको समझ में आ सकता है। फिर रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने ये देखा है ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ब्लड में सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं और वो टारगेट साइट पे जाकर काम कर लेता है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स
Further, the sex hormone are under the control of hormone from the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one such which makes the ova mature in the ovaries and sperms from its testes. Hormone from the pituitary stimulate the testes and the ovaries to release the testosterone and the estrogen in the female. The release in the blood stream and reaches the target site. Target site क्या होगी? टारगेट साइट मेल के अंदर टेस्टिस होगी और फीमेल्स के अंदर ओवेरीज होगी. स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. ये सारे क्या होते हैं? ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी में ये चेंजेस आते हैं. अब देखें, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिग्नल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल किसको भेजेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजेगा लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस को. ये सेल्स जो हैं ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है किस फॉर्म में? LH के फॉर्म में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फॉर्म में. और लीडिंग सेल से कहेगा कि तुम क्या प्रोड्यूस करो? टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन किस में काम आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में. आई बात समझ में? एक बार फिर से, हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल भेजेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और वो हार्मोन क्या करेगा? वो काम करेगा ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर हार्मोन, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो दोनों किस पे काम करेंगे? अलग अलग टारगेट होते हैं, लेकिन हम यहीं देख रहे हैं कि लीडिंग सेल पे जाके काम करेंगे. और लीडिंग सेल पर जाके काम करेंगे तो लीडिंग सेल्स क्या होती हैं? लीडिंग सेल्स वो सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं. तो लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी, सिक्रीट करेंगे. और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है स्टूडेंट? टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो क्या करें? वो स्पर्मेटोजेनेसिस को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करें किसी भी बॉडी में, चाहे वो मेल की है. रिप्रोडक्टिव phases of life in human. In females, the reproductive phase of life begin at 10 to 12 years of age. फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज कब से शुरू हो जाता है? सॉरी, फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज 10 से 12 ईयर्स में शुरू हो जाता है और लास्ट करता है कब तक? 40 to 45 to 50 ईयर्स. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ओवास कब मैच्योर करने लगते हैं? ओवास मैच्योर कर रिलीज होने लगते हैं जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. वन ओवम मैच्योर्स and it released by the one of the ovaries once in about 28 to 30 days. एक ओवर 28 से 30 days में रिलीज होता है. During this period the wall of uterus become thick as to receive the egg. और इस टाइम पर यूट्रस की वॉल जो होती हैं वो अपने आप को थिक बना लेती हैं ताकि क्या किया जाए? थिक बन जाएंगी तो एक्चुअल में ब्रॉड हो जाएंगी. जब ब्रॉड हो जाएंगी तो उसमें से कोई चीज़ स्लिप नहीं करेगी, तो आसानी से वो ओवा को कैच कर लेती हैं. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप. अगर वो ओवा फर्टिलाइज हो जाता है और डेवलप करने लगता है जिसकी वजह से क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी जनरेट हो जाती है. द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्योर. द रिलीज्ड एग एंड द थिकन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती, तो जो यूट्रस की वॉल्स है वो शेड ऑफ हो जाती है. जितने भी उसमें जो वॉल्स जो थिक हुई थी, जो एक्स्ट्रा थिक पोर्शन था, वो सारा का सारा ब्लड वेसल्स के साथ थिन हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है. दिस कॉजेज द ब्लीडिंग इन द वुमेन विच कॉज्ड द मैच्योरेशन. और यही जो इसी की वजह से वीमेंस के अंदर ब्लीडिंग होती है और इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. Menstruation occur once in about 28 to 30 days. First menstrual flow begin at the puberty and termed as menarche. पहला menstrual flow जो गर्ल्स के अंदर होता है प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में, वो मिनार्क कहते हैं हम उसको. ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, इंपॉर्टेंट होती है. और लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं हम, जो 45 टू 50 ईयर्स में होता है. मतलब फर्स्ट मीनार्क है और लास्ट क्या हो? मेनोपॉज. मतलब इन दोनों के ही बीच में क्या होती हैं? वीमेंस या फीमेल्स जो होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होती हैं. इसके बाद ना इससे पहले दोनों में कभी भी वो सेक्सुअली
रिप्रोड्यूसिंग नहीं होती, मतलब चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स, ये सारी की सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हार्मोन के कंट्रोल में होती है। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट इज़ रिलीज बाय द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड its breakdown of pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it is begin to divide and embedded in the uterus of further development as you have learned in chapter 9। जो आपने चैप्टर 9 में पढ़ा, ये सारी चीज़ें थी कि प्रेगनेंसी डेवलप हो जाता है तो विलाई होती है, नहीं होता तो शेड ऑफ हो जाता है। अब हम थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इस टाइप की देख लेंगे, जैसे कि ये क्या है, ओवम प्रोड्यूस हुआ 1 मंथ में, यूट्रस की वॉल थिक हुई, अगर फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर नहीं होता एग प्लस यूट्रस वॉल प्लस ब्लड वेसल सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेस ब्लीडिंग इन द फीमेल्स, और जिसको क्या बोलते हैं, मैस्चुरेशन। स्टूडेंट्स, तो यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।